जब एक लॉ स्टूडेंट पढ़ाई करता है और अपने फाइनल ईयर तक पहुंचता है तो ये एक उम्मीद की जाती है कि उसका लीगल बेंट ऑफ माइंड कुछ हद तक, कुछ लेवल तक डेवलप हो चुका होगा। एक व्यक्ति कोई गाड़ी का मैकेनिक है, जब वो गाड़ी चलाता है तो उसे रियलाइज होता है कि कौन सा पुर्जा काम कर रहा है इस गाड़ी के अंदर, किस तरीके से। और जब एक लेमैन गाड़ी चलाता है उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसका गाड़ी चलाने का जो फील है वो डिफरेंट होता है। तो 1000 पन्नों में से भी काम की चीज़ एक एडवोकेट 5 से 10 मिनट में निकाल लेता है। और जो कोर्ट है, जो बेंच है, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये जो सारी टेक्निकलिटीज एक लॉयर को पता होती हैं, तो ये तभी संभव है जब लीगल बेंट ऑफ माइंड होता है। कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ इंफॉर्मेशन बताया, जैसे हस्बैंड ने कोई क्राइम किया और वाइफ को वो स्टोरी नरेट की, वाइफ ने देखा नहीं है क्राइम करते हुए, सिर्फ सुना है हस्बैंड को, और वाइफ ने अपने एविडेंस में ये बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सारी की सारी बातें बताई थी कि उसने कैसे क्राइम किया, कब क्राइम किया। वो हस्बैंड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई थी वाइफ को, वो सारी की सारी अपनी स्टेटमेंट में अगर बताती है, तो ये जो स्टेटमेंट का पार्ट होगा वाइफ का, ये एडमिसिबल लॉ में नहीं होगा, इसका रेलिवेंस नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो वकालत से ही उसका संबंध है। और बेसिकली वकालत के दौरान हम एक टर्मिनोलॉजी कह लीजिए, एक सेंटेंस कह लीजिए, यूज़ करते हैं, लीगल बेंट ऑफ माइंड। यानी कि जब एक लॉ स्टूडेंट पढ़ाई करता है और अपने फाइनल ईयर तक पहुंचता है तो ये एक उम्मीद की जाती है कि उसका लीगल बेंट ऑफ माइंड कुछ हद तक, कुछ लेवल तक डेवलप हो चुका होगा। यानी कि जब एक बच्चा लॉ में एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करता है, तथ्यों पे फोकस करता है। यानी कि उसकी आंसर शीट में जब आप देखेंगे तो लॉ कम मिलेगा आपको, फैक्चुअल कहानियां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आते आते, अगर वो 5 ईयर लॉ कर रहा है तो 5th ईयर आते आते उसके आंसर शीट के अंदर जो लीगैलिटी है, जो लॉ की टेक्निकलिटीज हैं, वो इनकॉर्पोरेट होने लग जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बच्चा ढंग से लॉ करे तो फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते लीगल बेंट ऑफ माइंड डेवलप हो जाता है। और जब वो वकील बनता है तो थॉट प्रोसेस जनरेट होता है माइंड का। और जो जैसे जैसे वो वकालत करता है, जिस जिस तरह के केसेस से वो निकलता चला जाता है, तो ये जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है शार्प होता चला जाता है। बेसिकली आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि लीगल बेंट ऑफ माइंड होता क्या है। इस सेंटेंस को समझाने के लिए, लीगल बेंट ऑफ माइंड, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हम सब घर में टीवी देखते हैं या सिनेमा में, हम थिएटर में कोई मूवी देखते हैं, और एक वो व्यक्ति जो टीवी का निर्माण करता है, टीवी को रिपेयर करता है, और टीवी के पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी मशीनरी लगी हुई है उसको हर उस मशीनरी का नॉलेज है, तो वो व्यक्ति जब टीवी देखेगा, या थिएटर में जो व्यक्ति काम करता है, वहां पे थिएटर में पिक्चर कैसे बनती है, थिएटर के अंदर जो फिल्म चलती है वो कैसे काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, किस मशीनरी का उसमें यूज होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी जानकारी होगी, तो वो व्यक्ति जब उस चीज को देखेगा तो उसके देखने का नजरिया, उसको फील करने का नजरिया अलग होता है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति कोई गाड़ी का मैकेनिक है, जब वो गाड़ी चलाता है तो उसे रियलाइज होता है कि कौन सा पुर्जा काम कर रहा है इस गाड़ी के अंदर, किस तरीके से। और जब एक लेमैन गाड़ी चलाता है उसको उस चीज का एहसास नहीं होता, उसका गाड़ी चलाने का जो फील है वो डिफरेंट होता है। तो इसी प्रकार जब एक लॉयर केस लड़ता है, एक वकील केस लड़ता है, तो उसको लीगल टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं लॉ के अंदर, उन चीजों का पता होता है। उसे पता होता है कि इस केस में क्या क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्स क्या इन्वॉल्व है, लॉ क्या इन्वॉल्व है, और जो कोर्ट है, जो बेंच है, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो सारी टेक्निकलिटीज एक लॉयर को पता होती हैं, तो ये तभी संभव है जब लीगल बेंट ऑफ माइंड होता है। तो इसीलिए जब एक लेमैन एक केस के बारे में सोचता है तो वो एक डिफरेंट फील लेता है, डिफरेंट तरीके से सोचता है। जब एक लॉयर उसी केस के बारे में सोचता है तो वो डिफरेंट टेक्निकलिटीज के साथ सोचता है, क्योंकि लॉ में भी टेक्निकलिटीज हैं।
अब उसमें कोई संविधान का प्रोविजन इन्वॉल्व है या नहीं है, उसमें कोई स्टैट्यूट है जो हमारा विधानसभा का बनाया हुआ, पार्लियामेंट का बनाया हुआ, कौन से प्रोविजंस उसमें एप्लीकेबल हैं, और भी बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारी लॉ में पढ़ाए जाते हैं। जब लीगल बेंट ऑफ माइंड डेवलप हो जाता है तो 1000 पन्नों में से भी काम की चीज एक एडवोकेट 5 से 10 मिनट में निकाल लेता है। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई लॉ की डिग्री करता है और वकालत के प्रोफेशन में आता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दिमाग का एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। और थॉट प्रोसेस का मतलब है दिमाग काम करने लगता है डिफरेंट डायमेंशंस में, क्योंकि बहुत तरह के केसेस आते हैं। अगर मैं सिविल केसेस की बात करूं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र से लेके आपके मृत्यु प्रमाण पत्र तक की जो यात्रा है पूरी लाइफ की, वो सारी सिविल लॉ में आपकी चलते हैं आप उसमें, जबकि क्रिमिनल लॉ 15-20 किताबों में कन्फाइंड हो जाता है। तो एक वकील क्या है, फैक्चुअल रिसर्च करता है, लीगल रिसर्च करता है, और ये जो लीगल रिसर्च है जब इनिशियल स्टेज पे वो वकालत में आता है तो कई कई घंटे लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वकालत पुरानी होती चली जाती है तो जो रिसर्च का दायरा है वो बहुत छोटा हो जाता है और बहुत ही कम समय में वो अपने काम की चीज ढूंढ पाता है, रिसर्च कर कर निकाल पाता है। तो जब लीगल बेंट ऑफ माइंड को हम प्रैक्टिकल ढंग से अगर समझें, मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं केसेस के। जैसे अखबार में बहुत सारी न्यूज पब्लिश होती हैं या टेलीविजन पर, न्यूज चैनल पर, मीडिया के अंदर बहुत सारी न्यूज डेली पब्लिश होती हैं। अब एक लेमैन उन न्यूज से प्रभावित होता है, वो उनको फील एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट ढंग से करता है और अपना नेगेटिव और पॉजिटिव ओपिनियन दूसरों के सामने रखता है। लेकिन जब एक लॉयर उसी न्यूज को पढ़ता है, जब एक एडवोकेट उसी न्यूज को पढ़ता है तो उसका सोचने का ढंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, एक इंसिडेंट हम डिस्कस करते हैं। जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और वाइफ जो है हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर विटनेस बनती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए आती है। अब जो लेमैन है उसको लगेगा कि वाइफ के द्वारा दी गई एंटायर स्टेटमेंट रेलिवेंट है, यानी कि वाइफ ने जो हस्बैंड के अगेंस्ट बातें बोली हैं वो सब के सब रेलिवेंट हैं। लेकिन जब इसको एविडेंस लॉ में फिगर आउट किया जाएगा तो इसमें एक प्रोविजन आता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का जो टेक्निकलिटी है लॉ के अंदर, जो एक लॉयर को पता होती है, वो ये कहती है, ये जो टेक्निकलिटी है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ इंफॉर्मेशन बताया है, जैसे हस्बैंड ने कोई क्राइम किया और वाइफ को वो स्टोरी नरेट की, वाइफ ने देखा नहीं है क्राइम करते हुए, सिर्फ सुना है हस्बैंड को, और वाइफ ने अपने एविडेंस में ये बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सारी की सारी बातें बताई थी कि उसने कैसे क्राइम किया, कब क्राइम किया। वो हस्बैंड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई थी वाइफ को, वो सारी की सारी अपनी स्टेटमेंट में अगर बताती है तो ये जो स्टेटमेंट का पार्ट होगा वाइफ का, ये एडमिसिबल लॉ में नहीं होगा, इसका रेलिवेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वाइफ ने हस्बैंड को क्राइम करते हुए देखा है जो उनके बीच में कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि हस्बैंड ने वाइफ को कुछ नहीं बताया लेकिन वाइफ ने हस्बैंड को क्राइम करते हुए देखा है, तो ये जो स्टेटमेंट का पार्ट होगा वाइफ का, कि उसने हस्बैंड को किस सिचुएशन में देखा, कितने बजे देखा, दिन था कि रात थी, किस वेपन के साथ हस्बैंड था, तो ये जो उसने वॉच किया, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट का, ये एडमिसिबल होगा। इसी प्रकार जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में कोई क्राइम हो जाता है, मर्डर हो जाता है किसी कॉलेज के अंदर, हम प्रिज्यूम करते हैं, जब ये मर्डर हुआ किसी क्लासरूम के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, तो वहां पे कुछ लोग विटनेसेस थे जिन्होंने ये होते हुए देखा, और जैसे ही ये मर्डर हुआ वहां पे ह्यू एंड क्राई हो गया, पब्लिक भागने लगी, क्लासरूम से स्टूडेंट भी भागने लगे, और जो दूसरे क्लासरूम्स थे कॉलेज के अंदर, वहां से जो स्टूडेंट्स थे वो सीन ऑफ क्राइम देखने के लिए आने लगे, बहुत सारे टीचर्स भी आने लगे। अब यहां पे एक विटनेसेस तो वो थे जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा, और दूसरे विटनेसेस वो थे जिन्होंने क्राइम होते हुए नहीं देखा लेकिन उन्होंने वहां डेड बॉडी देखी। अब यहां पे कुछ टाइम बीतने के बाद पुलिस आती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग वहां पे सीन ऑफ क्राइम को देखने आ रहे हैं। वहां पे अब डेड बॉडी नहीं है, ब्लड के स्ट्रेन्स हैं। फोरेंसिक की टीम भी आती है,
और जो जो सैंपल कलेक्ट करने थे वो करती है। अब उसके बाद मीडिया आता है। अब मीडिया को क्वालिटी ऑफ विटनेसेस का नहीं पता। मीडिया को ये नहीं पता कि जिनसे सवाल वो पूछ रहा है उनका क्वालिटी ऑफ विटनेस क्या है, वो प्राइम विटनेस हैं, सेकेंडरी विटनेस हैं या इररेलेवेंट विटनेसेस हैं। क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो उसके कुछ डिस्टॉर्टेड कहानियां बन जाती हैं, स्टोरीज बन जाती हैं। अब मीडिया को जो भी वहां इंसान मिला उसने उससे पूछना स्टार्ट किया कि यहां पे हुआ क्या था, विदाउट नोइंग, विदाउट एग्जामिनिंग कि इस विटनेस की क्वालिटी क्या है। कुछ कहानियां निकल के आने लगी, डिस्टॉर्टेड होने लगे फैक्ट्स, और ये मीडिया में पब्लिश होने लगा। और मीडिया में जब ये न्यूज पब्लिश होती है, जो ये फैक्ट्स पब्लिश होते हैं, तो आम इंसान इन पे जो रिएक्ट करता है वो एक लेमैन की तरह करता है। लेकिन जब एक एडवोकेट इस चीज को रीड करता है, कोई मीडिया के आर्टिकल को, कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, तो वो लीगल टेक्निकलिटीज पे, लॉ ऑफ एविडेंस पे एग्जामिन करने की कोशिश करता है। और वो उसका फील करने का तरीका, यानी कि एक एडवोकेट का, एक लॉयर का फील करने का तरीका अखबार की न्यूज पढ़कर और एक लेमैन का तरीका उस अखबार की न्यूज को पढ़ने का, दोनों का डिफरेंट है। तो ये जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है, इसका मतलब है कि जो लॉ के पिलर्स हैं, लॉ की टेक्निकलिटीज हैं, जब एक एडवोकेट लॉ ऑफ एविडेंस के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को शार्प कर लेता है, उसको चीजें समझ आने लगती हैं लीगल टेक्निकलिटीज के दायरे में, तो लीगल बेंट ऑफ माइंड डेवलप होता चला जाता है। और ये डेवलप होते 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 जिंदगी भर डेवलप होता रहता है। अब यहां पे एक दूसरी तरह का एडवोकेट आता है। मान लीजिए किसी ने 20 साल पहले वकालत की थी, लॉ की थी, LLB किया था, और 20-25 साल के बाद, यानी कि जॉब से रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति वकालत शुरू करता है, तो आप जानते हैं वहां पे लीगल बेंट ऑफ माइंड नहीं होता, उसे डेवलप करने में वक्त लगता है। क्योंकि LLB में जब अच्छे से पढ़ाई की अगर किसी बच्चे ने या किसी ने भी, फाइनल ईयर आते आते 2%, 3%, 5%, 10% लीगल बेंट ऑफ माइंड डेवलप होता है। और वकालत में जब वही व्यक्ति जाता है तो ये जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है ये शार्प होता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी कॉलेज से LLB करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब करने लगा, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करने लगा जहां लॉ से कोई रेलिवेंस नहीं था, तो ऐसी स्थिति में जो 5%, 2%, 3% जो लीगल बेंट ऑफ माइंड कॉलेज लेवल पर डेवलप भी हुआ था वो भी रिड्यूस हो जाता है। और वो व्यक्ति जब 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 30 ईयर्स के बाद या रिटायरमेंट के बाद जब लीगल प्रोफेशन में आता है, वकील बनता है, तो वो जो लीगल बेंट ऑफ माइंड की क्वालिटी थी वो नहीं रहती, वो डेड हो चुका होता है। और उस व्यक्ति को दोबारा से लीगल बेंट ऑफ माइंड अपना शार्प करने के लिए समय लगता है। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं वकीलों के पास, जो ये कहते हैं वकील साहब LLB तो मैंने भी किया था सन इतने में, लेकिन अगर हम उनको कहें कि फिर आप अपना मैटर खुद ही ड्राफ्ट कर लें, तो वो नहीं करते। वो कहते नहीं ये आपका काम है, आप ही कीजिए, आप बेटर इसमें कर सकते हैं। वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है, लीगल टेक्निकलिटीज हैं, जो उन्होंने लॉ किया था और लॉ करने के बाद जो सर्विस में चले गए, जो उनका प्रैक्टिस में वो नहीं आए, उनका प्रैक्टिस से नाता नहीं रहा वकालत की, तो जो लीगल बेंट ऑफ माइंड था, जो टेक्निकलिटीज थी, वो सब की सब उनकी एक रिड्यूस हो चुकी थी, वो वहां से फैमिलियर अब नहीं रहे थे। तो इन सभी एग्जाम्पल्स से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जो एक हम बहुत बार, मैं भी अपने वीडियोस में ये टर्म यूज करता हूं लीगल बेंट ऑफ माइंड। एक्चुअल में ये लीगल बेंट ऑफ माइंड होता क्या है, एक छोटा सा एफर्ट्स मैंने समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसका कंटेंट आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।